नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। यहां खबर का हर चैप्टर खुलता है और उस चैप्टर में एक एक डिटेल आपको यूं बताते हैं खबर का, ताकि आपको खबर समझ में भी आए और उस खबर के पीछे की सियासत क्या है वो भी समझ में आए। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि न्यूज की पाठशाला न्यूज का फैमिली शो है, क्योंकि पूरा परिवार देख सकता है। पूरा परिवार खबर को न सिर्फ देख सकता है बल्कि समझ भी सकता है। दादाजी को भी समझ में आएगा और पोते को भी समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आज न्यूज की पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। और सबसे पहले आपकी यानी आम आदमी की खबर लेकर आया हूं। जेब खाली करने वाली जीडीपी पर कंप्लीट क्लास। आपने सुना होगा कि देशों की जो अलग अलग मुल्क होते हैं उनकी जीडीपी होती है। आज हम आम आदमी की जो जीडीपी है उसके बारे में बात करेंगे और इस पर जो पूरी सियासत हो रही है वो भी आपको समझाएंगे। इस क्लास के बाद महंगे तेल का खेल आपको समझ में आएगा। आपका गैस का सिलेंडर कैसे महंगा हुआ, क्यों हुआ, यह समझ में आएगा। क्या वो सस्ता हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह समझ में आएगा। उसके पीछे की सियासत क्या है यह समझ में आएगा। तो तेल से लेकर आपके घर के सिलेंडर तक सबकी बात करूंगा। इसके बाद बेटे के सीने पर बम फिट करने वाला सुप्रीम लीडर कौन है उससे आपको मिलवाऊंगा। और साथ ही आज से एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हिस्ट्री की क्लास रोज लगेगी और उसमें मुगल एम्पायर का पहला चैप्टर आज खोलूंगा, क्योंकि आजकल देश में बड़ा विवाद है कि ये महान शासक थे या फिर ग्लोरीफाइड डकैत थे। तो हमने सोचा हिस्ट्री की क्लास भी आपके सामने रखनी चाहिए, ताकि आप मुगल एम्पायर का इतिहास खुद समझें और तय करें महान शासक या ग्लोरीफाइड डकैत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीडीपी की क्लास। तो आज जो आम आदमी की जीडीपी आपको दिखाने वाला हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। और ये है वो जीडीपी। जी यानी गैस सिलेंडर, गैस, डी यानी डीजल और पी यानी पेट्रोल। तो देश का जीडीपी कुछ भी हो, आम आदमी का जीडीपी इन्हीं तीन चीजों पर आकर सिमटता है। जो उसके घर में गैस आती है, गैस सिलेंडर, उसके घर में उसको जो डीजल लगता है, चाहे वो खेत में पानी डालने के लिए आपको जनरेटर में डालना पड़ता हो, ट्रैक्टर में डालना पड़ता हो, या फिर गाड़ी में डालना पड़ता हो, या फिर पेट्रोल जो उसको डालना पड़ता हो। और आज की तारीख में जो आम आदमी का जीडीपी है, गैस, डीजल, पेट्रोल, उसकी कीमत क्या है? गैस की कीमत हो गई है 884 रुपए 50 पैसे एक सिलेंडर की कीमत, जिसमें कोई सब्सिडी नहीं है। ये दिल्ली की कीमत बता रहा हूं। डीजल की कीमत है 88 रुपए 77 पैसे और पेट्रोल की कीमत आज की तारीख में है 101 रुपए 3-4 पैसे। अब ये आम आदमी का जीडीपी है, लेकिन इस जीडीपी पर भयंकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, भयंकर हंगामा भी है। आम आदमी के मन में सवाल है कि क्या ये 884 रुपए 50 पैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अच्छे दिन का वादा किया था, ये वही अच्छे दिन है क्या? क्या ये 88 रुपए अच्छे दिन है क्या? ये 101 रुपए अच्छे दिन है क्या? मैं आज आपसे सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि इस क्लास में किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर के तौर पर मत बैठिए। आज देश के सपोर्टर के तौर पर बैठिए, मुल्क के सपोर्टर के तौर पर बैठिए और एक एक आंकड़ा, एक एक डिटेल आपको बताता हूं और आप खुद तय कीजिए कि क्या यह कीमत ज्यादा है, कम है, इसमें क्या होना चाहिए। हैशटैग न्यूज की पाठशाला पर मुझे बताइएगा। सबसे पहले खबर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो आज 25 रुपए महंगा हो गया, जिसकी कीमत बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गई। बिना सब्सिडी वाला यह गैस सिलेंडर दिल्ली में 884 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में यह बढ़कर 911 रुपए हो गया है, मुंबई में यह 884 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 900 रुपए 50 पैसे। यानी करीब करीब मान के चलिए कि 885 से लेकर 900 रुपए पूरे देश में इसकी कीमत हो गई है। रसोई गैस सिलेंडर का जो प्राइस ग्राफ है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम जो है वो आपको दिखाना चाहता हूं कि वो क्या रहा है। और ये पूरा आंकड़ा है, ये आपके सामने रख रहा हूं, इसको देखिए। 2013 में जो रसोई गैस था सिलेंडर का, तब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। और ये आपको क्यों दिखा रहा हूं
ये समझाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत होती है। जब मसला देश का आए तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। 2013 में 1021 रुपए कीमत थी उस सिलेंडर की जो आप इस्तेमाल करते हैं। 2014 में यह बढ़कर 1241 रुपए हुई। नरेंद्र मोदी ने जब कामकाज संभाला था 1 जून को इसकी कीमत 900 रुपए के ऊपर थी। मतलब उनको विरासत में यह कीमत सिलेंडर की जो मिली वो 900 रुपए के ऊपर मिली। दिसंबर में यह बढ़कर दिसंबर आते आते पूरे साल में 1241 पर गया। 2015 में सिलेंडर की कीमत घटकर 709 रुपए हुई। 2016 में 657 रुपए हुई, फिर और घट गई 2017 में 585 रुपए हुई, 2018 में फिर बढ़ी और 741 रुपए हुई, 2019 में 689 रुपए हुई, 2020 में 714, 2021 के जनवरी में यह 694 रुपए थी और अब सितंबर आते आते 884 रुपए सिलेंडर की कीमत हो गई है। लेकिन अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखने जाइएगा तो लगातार कीमत घटते घटते 585 पर गई। कहां 1241 हुआ करती थी 2014 में और वो घटकर 585 तक गई और अब बढ़कर 884 रुपए पर गई है। तो पुरानी सरकार से अगर आप कंपेयर करने बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो मामला है ये पुरानी सरकार में जिस तरीके का था उससे बेहतर ही है, अभी भी बेहतर है। उतना नहीं है जितना राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 7 सालों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। उन्होंने सवाल पूछा कि ये 23 लाख करोड़ कहां चले गए, ये सरकार को बताना चाहिए। जबकि यूपीए सरकार तो सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, आज 885 रुपए कैसे हो गई? 116% की बढ़त है। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सुनिए, फिर आपको पूरा आंकड़ा समझाऊंगा कि ये गणित क्या बैठता है सिलेंडर की कीमत का। फिर पेट्रोल डीजल पर आऊंगा, पहले राहुल गांधी को सुनिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। अब राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बहुत कमाल का बोलते हैं, लेकिन इतना घुमा घुमा के बोलते हैं कि बीच की चीजें अपनी सहूलियत से गायब करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं गैस, डीजल, पेट्रोल जो आम आदमी का जीडीपी है उसका पूरा समीकरण और गणित समझिए। क्योंकि राहुल गांधी यूपीए सरकार की बात कर रहे थे तो हमने रिसर्च की कि यूपीए सरकार में यानी 2004 से लेकर 2010 तक 2014 तक, अगर आप इसको करें 2014 तक, जब तक कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं आई थी, तब कीमत क्या थी वो आपको दिखाता हूं। 2004 में सिलेंडर की कीमत थी 281 रुपया, एक सिलेंडर की कीमत। और 1 मई 2014 को, 1 मई 2014 जब तक सरकार रही यूपीए की, तब कीमत कितनी थी? 928 रुपए। क्योंकि राहुल गांधी बहुत कमाल से जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है उसकी कीमत बता गए। आज जब बात हो रही है तो ये नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत आपको बता रहा हूं। ये 281 रुपए का जो 2004 में था वो 2014 यानी 10 साल में बढ़कर 928 रुपए का हो गया। और ये बढ़त देखेंगे तो 197% की बढ़त है, 197% कीमत बढ़ी 10 साल के यूपीए राज में। ये आपको यूपीए का बताया। अब इसमें आपको नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल बताता हूं कि उनके में क्या हुआ। दोनों सरकारों को समझना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा तब बात आगे बढ़ेगी। आपको 2014 जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई से लेकर 2021 तक का हाल बताता हूं। 1 जून 2014 जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाल ली, उस वक्त
कीमत कितनी थी? 905 रुपए एक सिलेंडर की, जिसमें कि सब्सिडी नहीं मिल रहा था। ये एलपीजी की कीमत आपको बता रहा हूं, ये सारा जो है ये एलपीजी की कीमत है, सिलेंडर की कीमत। और 1 सितंबर 2021 यानी आज जो कीमत बढ़ी उसके पहले तक का आंकड़ा आप देखिएगा, 1 सितंबर 2021 तब कीमत थी 859 रुपए 50 पैसे। माफ कीजिएगा, आज की कीमत आपको बता रहा हूं कि 859 रुपए 50 पैसे। और ये 7 साल में अगर आप देखेंगे तो 5% की कमी आई है। तो कहां अगर आप सरकारों के हिसाब से कैलकुलेट करने बैठिएगा तो एक तरफ 197% की बढ़त हुई 10 साल में, और दूसरी तरफ 5% की कमी नजर आती है 7 साल में। तो पॉलिटिक्स से दूर रहकर समझना चाहिए कि आखिर आंकड़े क्या गवाही देते हैं। अभी इसके कई और पहलू हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं। अभी इतने में ही अगर आप बीजेपी समर्थक हैं तो खुश मत होइए और कांग्रेस समर्थक हैं तो दुखी मत होइए। मैंने आपसे शो के शुरू में कहा है कि इस शो को आज देखिए देश के समर्थक के तौर पर, क्योंकि काफी कस्टमर्स की शिकायत है जो गैस इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह तो पाइपलाइन आ गई है, कई जगह अभी भी लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, कि अब सब्सिडी नहीं मिल रही है। लोगों की शिकायत है कि पहले सब्सिडी मिला करती थी, अब सब्सिडी नहीं मिलती है। ये सब्सिडी ना मिलना उनकी समस्या है, और ये मई 2020 के बाद से नहीं मिल रही है। अब आपको बताता हूं कि 2015 में आप इस स्थिति को देखिए कि 2015 में बिना सब्सिडी, नॉन सब्सिडी कर लीजिए इसको, बिना सब्सिडी वाला जो सिलेंडर था उसकी कीमत कितनी थी 2015 में? इसको इधर कर देता हूं, इसको आप देखिए 2015 में बिना सब्सिडी वाला और इधर सब्सिडी वाला, तो आपको समझ में आएगा। ये एलपीजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 709 रुपए का बिना सब्सिडी वाला था 2015 में, और सब्सिडी वाला जो था वो 452 रुपए का था। 2018 इसी के आसपास चलता रहा बीच में। उसके बाद 2018 में बिना सब्सिडी वाला कितना हुआ? 741 रुपए का हो गया सिलेंडर, और जो नॉन सब्सिडी था, सब्सिडी वाला था, वो 495 रुपए का हो गया 2018 आते आते। 2019 में ये जो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर है ये 689 रुपए का था, यानी घट गया था, और जो सब्सिडी वाला था वो 495 पर ही था। अब मई 2020 के बाद, मई 2020 सब्सिडी नहीं मिलने लगी, सब्सिडी कैंसिल हो गई। और यही कुछ लोगों की शिकायत है कि भाई ये सब्सिडी वाला जो हमको सस्ता मिलता था वो नहीं मिल रहा है, और ये वाली कीमत जो है वो बढ़कर 800, कहीं पर 860 रुपए से लेकर 885 रुपए तक हो गई है। ये लोगों की शिकायत है कि हमको सिलेंडर की ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। अब आपको समझाता हूं कि एलपीजी कनेक्शन कितने बड़े। अब इसको जरा आंकड़ों के लिहाज से और समझिए। 2013 में देश में एलपीजी कनेक्शन कितने थे? 13 करोड़। 13 करोड़ लोगों के पास सिलेंडर हुआ करता था, और बाकी जो देश में हिस्से थे वहां महिलाएं चूल्हा फूंकती थी और उनके फेफड़े जलते थे। एक दिन में इतना धुआं अंदर लेती थी कि 500 सिगरेट पीने जैसा था। 2021 की जब हम बात कर रहे हैं तो यह आंकड़ा बढ़कर 29 करोड़ हो गया है। 29 करोड़ लोगों के पास, परिवारों के पास कनेक्शन है आज गैस का। यानी अगर आप देखिएगा गैस कनेक्शन, वो बीते 6 साल में 16 करोड़ लोगों के पास गैस का कनेक्शन पहुंच गया है, 16 करोड़ परिवारों के पास। और ये कोई मामूली बात नहीं होती। अब ये जब 16 करोड़ है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई आम आदमी पर कितना खर्च बढ़ा और सरकार पर कितना खर्च पड़ेगा, इसका कंपैरिजन होना चाहिए कि अगर सबको सब्सिडी देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, उज्ज्वला के तहत जो उज्ज्वला योजना सरकार लेकर आई, सरकार एक उज्ज्वला योजना लाई थी, और आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इसी के तहत सिलेंडर बांटे गए गरीब परिवारों में। तो उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिया गया। तो जो अभी आप 29 करोड़ देख रहे थे उसमें से 8 करोड़ परिवार वो गरीब परिवार हैं जिनको उज्ज्वला के तहत कनेक्शन दिया गया, और इनका औसत सिलेंडर का जो इस्तेमाल है वो माना जाता है कि 4 सिलेंडर पर ईयर है।
यानी ये 4 सिलेंडर एक साल में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर गरीब परिवारों को सरकार को सब्सिडी देनी है, यानी 8 करोड़ लोगों को सरकार को सब्सिडी देनी है, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको ना भी दे, तो सरकार का खर्च कितना आएगा? 8 करोड़ परिवार, उसका 4 सिलेंडर आप मान के चलिए कि साल का, और मैं मान के चल रहा हूं कि जो 495 रुपए बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता था लास्ट, उसी को कीमत को रख रहा हूं, तो उसको 885 से आप हटाइएगा तो 390 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं सब्सिडी के तौर पे, तो उसको 390 से गुना कर दीजिए। ये सब्सिडी की रकम है, ये जो 390 है। तो अगर सिर्फ गरीब को सरकार सब्सिडी देने पर आए तो 12,480 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी, अगर वो ये तय कर ले कि सिलेंडर पर हम गरीब से कोई भी सब्सिडी का पैसा नहीं लेंगे। और ये सरकार के लिए अगर आप सोचिएगा कि 12,000 करोड़ रुपए जो है ये हर महीने सरकार के कोष पर कितना खर्च बैठेगा, तो 1,040 करोड़ रुपए। अब अगर आप सरकार के लिहाज से देखिए तो 1,040 करोड़ रुपए महीने का खर्च सरकार के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। रकम तो है, अर्थव्यवस्था नीचे गई है, ये है, लेकिन 1,040 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार इन 8 करोड़ गरीब परिवारों को तो सब्सिडी दे ही सकती है, और पहले जब दे रही थी तो अभी उसको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोगों को, तो वो जो मुफ्त में राशन लेने वाले लोग हैं वो कहां से ये सिलेंडर के लिए पैसा लाएंगे? अब आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब आप कहेंगे गरीबों को मिले तो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, एक काम करते हैं, अगर सरकार सबको सब्सिडी देने पर आए तो कनेक्शन टोटल कितना था? 29 करोड़ कनेक्शन था। अब इसमें 29 करोड़ को सबको अगर सब्सिडी दे सरकार तो खर्च कितना बैठेगा? 29 करोड़। और यहां भी मैं मान रहा हूं कि एवरेज मान लीजिए आप 4 सिलेंडर साल का यूज करते हैं, तो 390 से इसको गुना कीजिए तो ये करीब आपका बैठ जाता है 45,240 करोड़ रुपए। वैसे ये मान के चलिए कि ये 4 सिलेंडर से काम बनेगा नहीं, सबके लिए ये नहीं हो सकता। मैं एक एवरेज निकाल रहा हूं क्योंकि उज्ज्वला के लिए ये एवरेज है। इसको बढ़ाइएगा तो इधर खर्चा और बढ़ जाएगा, तो मान के चलिए 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। लेकिन अभी इसी को रखते, एक आंकड़ा कम से कम रहना चाहिए, तो महीने का खर्च सरकार के ऊपर कितना बैठेगा? अगर वो सबको कहे कि हम आपको सब्सिडी वाला सिलेंडर देंगे तो वो बैठता है 3,770 करोड़ रुपए हर महीने का, पर मंथ। अब ये मुझे बताइए कि क्या सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम है 3,770 करोड़ रुपए? मुझे नहीं लगता सरकार के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को दिक्कतें हैं। कई लोगों ने तो सब्सिडी खुद छोड़ दी है, तो उनको छोड़िएगा और बाकियों को दीजिएगा तो भी ये आंकड़ा नीचे चला जाएगा। तो नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ये पैसा इस संकट काल में लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जा सकता है क्या? अब आप कहेंगे सरकार से तो पूछ लिया कि सरकार पर कितना खर्च आएगा। आम आदमी का क्या खर्च है, उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है? यानी अगर आम आदमी के लिहाज से देखिएगा कि आम आदमी पर कितना खर्च बैठता है। आम आदमी एक्स्ट्रा जो गैस के लिए दे रहा है वो मान के चलिए करीब 390 रुपए दे रहा है, ठीक है। अगर आप ये मान के चलें कि आप 4 सिलेंडर सालाना इस्तेमाल करते हैं तो 390 इंटू 4 इज इक्वल टू करीब 1560 रुपए बैठता है एक साल में। तो आम आदमी एक महीने में कितना खर्च करता है? आम आदमी का महीने का खर्च सिलेंडर पर कितना हुआ? अगर वो 4 सिलेंडर यूज कर रहा है तो करीब 120 रुपए, 120 रुपए करीब वो खर्च करता है महीने में, 120 रुपए। अब आप ये कहेंगे कि यार हम सरकार से कह रहे हैं कि तुम 45,000 करोड़ खर्च करो, महीने का 3,000 करोड़ खर्च करो, क्या एक आम आदमी 120 रुपया महीने का नहीं दे सकता है गैस के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर? दे सकता है, बहुत सारे लोग दे सकते हैं। लेकिन वो परिवार, वो लोग परिवार जो कि खाने के लिए भी सरकार पर मोहताज हैं, जिनको लग रहा है कि सरकार जो है, जो गरीब लोग हैं जिनको लगता है सरकार खाना देगी तो हम खा पाएंगे, और इसीलिए ना 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो मुफ्त में राशन दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके हालात नहीं ऐसे कि वो खरीद सके, स्पेशली कोरोना काल में जब नौकरियां गई। तो आपके लिए ये 120 रुपए हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन किसी के लिए ये 120 रुपए बहुत है। इसलिए मैं कह रहा था कि पार्टी पक्ष छोड़कर बात कीजिए, और मुझे लगता है कि कम से कम वो जो 8 करोड़ गरीब परिवार हैं जिनको उज्ज्वला के तहत, योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए हैं,
कम से कम उनको क्या सब्सिडी नहीं दी जा सकती, यह सरकार को विचार करना चाहिए। क्योंकि कीमत के लिहाज से देखिएगा तो नरेंद्र मोदी सरकार में अब भी यूपीए के जमाने से कीमत सिलेंडर की कम है, लेकिन कोरोना काल है, इसलिए याद रखिए कि यह लोगों के लिए संकट का समय है। अब आपको यह भी बताता हूं कि ये जो आपको 700 रुपए वाला सिलेंडर जो है वो आपको 900 रुपए का कैसे पड़ता है, 938 रुपए का। और ये आपको 2018 का आंकड़ा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उसका पूरा डिटेल हमको मिल गया। तो आपको उदाहरण बता रहा हूं 2018 का प्राइस लेकर। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस ब्रेकअप जो है 700 रुपए में इंपोर्ट किया जाता है, यहां से नहीं आता है, बाहर से आता है। एमरको जो कंपनी है वहां से आता है। 700 रुपए में इंपोर्ट हुआ एक सिलेंडर, पर सिलेंडर आपको दिखा रहा हूं। और ये 2018 का ब्रेकअप है, 2018 का आपको लिख देता हूं। और ये रिफाइनरी में जब पहुंचता है तो ये कीमत बढ़कर 7 रुपए बढ़ जाती है और 707 रुपए हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब तक इसमें इंश्योरेंस, ओशियन लॉस, पोर्ट चार्ज लग जाता है। उसके बाद इसमें लगता है स्टोरेज, प्लस अगर इसमें आप जोड़ दीजिए कि सिलेंडर प्राइस और बाकी दूसरे चार्ज आप जोड़ दीजिए तो ये करीब बैठते हैं 81 रुपए। तो अगर इन सब को आप जोड़ दीजिएगा तो यहां पर आपकी कीमत बढ़कर हो जाती है 788 रुपए एक सिलेंडर की कीमत। स्टोरेज, सिलेंडर चार्ज और बाकी दूसरे जो बॉटलिंग चार्ज वगैरह, फ्रेट, ये सब जो होता है वो सब हो गया। अब आप इसमें डिलीवरी जोड़ दीजिए, डिलीवरी चार्ज जो आपके घर तक पहुंचाया जाता है, उसको जोड़ने के बाद और दूसरे चार्ज मिलाकर वो जो करीब 55 रुपए बैठते हैं, तो ये 843 रुपए का हो जाता है सिलेंडर। और इसमें फिर जब जीएसटी जोड़ दीजिए, जीएसटी जोड़िएगा तो वो जीएसटी करीब 45 रुपए बैठती है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका कमीशन जो है वो बैठता है करीब करीब मान के चलिए 50 रुपए। तो ये सब जब आप जोड़ दीजिएगा तब आपका जो एक सिलेंडर 700 रुपए में आया था वो बढ़कर 938 रुपए का हो जाता है। ये खेल है। और इसमें सरकार जो है फिर वो सब्सिडी देती है तो आपके पास कम होता है, नहीं देती है। पहले जो है वो कई बार जो कंपनियां हैं वो नुकसान सहती थी, अब वो कम से कम नहीं हो रहा है। तो ये सिलेंडर का हिसाब हुआ। अब आपको पेट्रोल का भी दिखाना चाहता हूं। सिलेंडर का हिसाब आपने पूरा समझा, पेट्रोल का समझिए, क्योंकि ये तीनों जीडीपी की बात कर रहा था तो गैस हो गया। अब आपको पेट्रोल और डीजल का बताता हूं। दिल्ली में 2013 में पेट्रोल की कीमत थी 63 रुपए पर लीटर, 2014 में 72 रुपए हुई, फिर 66 हुई 15 में, 16 में 63 रुपए, 17 में 65 रुपए, 2018 में 78 रुपए, 2019 में 72 रुपए, 2020 में 70 रुपए, 2021 के जनवरी में 84 रुपए पेट्रोल की कीमत थी और 2021 आते आते ये 101 रुपए की हो गई। मतलब 63 से शुरू होकर 101 रुपए तक पेट्रोल की कीमत चली गई, बड़ी है। दिल्ली के 1 लीटर डीजल के दाम की कीमत भी आपको दिखाता हूं। 1 लीटर डीजल कितना पड़ता है, वो 47 रुपए से शुरू होकर 88 रुपए 87 पैसे तक गया है। और इसकी वजह क्या है यह भी आपको समझना होगा कि आखिर ये क्यों ऊपर गया। तो 1 लीटर पेट्रोल का जो प्राइस ब्रेकअप है वो आपको दिखाता हूं। एक एक चीज जानिए, समझिए। इस देश में आपका यह अधिकार है कि आपको सरकारें सहूलियत दें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप टैक्स दें, लेकिन उसके बीच में सियासत ना हो, यह भी आपको समझना चाहिए। बेस प्राइस जो होता है पेट्रोल का, जो बेस प्राइस आप मानते हैं, वो करीब बैठता है आपके लिए, जो शुरू में पड़ता है पेट्रोल का, वो 40 रुपए 88 पैसे पड़ता है। ये रिफाइनरीज को जिस कीमत पर मिलता है। उसके बाद माल ढुलाई, उसको अगर आप इसमें शामिल कर दीजिए तो उसकी कीमत जो है वो करीब 33 पैसे बैठती है। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जो सरकार लेती है, केंद्र सरकार लेती है, वो एक्साइज ड्यूटी कितनी लग रही है, करीब 32 रुपए 90 पैसे। और ये कोरोना काल में ज्यादा बढ़ी क्योंकि
हर जगह अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, आपसे टैक्स वसूला नहीं जा सकता क्योंकि आपको खुद ही अपनी हालत आपकी खराब है, तो सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। इसमें डीलर कमीशन फिर शामिल होता है, जो डीलर बेच रहा है उसको भी तो कुछ चाहिए, तो उसमें 3 रुपए 84 पैसे शामिल हो जाता है। और इसमें फिर वैट लगता है राज्यों का, और वो वैट मिलाकर, वैट जो है वो अलग अलग जगह पर अगर आप देखिएगा तो एवरेज जो मैं लेकर चल रहा हूं वो 23 रुपए, ये दिल्ली का बता रहा हूं आपको, तो चलिए दिल्ली का आंकड़ा दिखाता हूं, ये 23 रुपए 39 पैसे। तो ये सारा अगर आप जब मिला दीजिएगा, जिसमें केंद्र का भी टैक्स है, राज्यों का भी टैक्स है, केंद्र 32 रुपए ले रही है तो दिल्ली सरकार 23 रुपए 39 पैसे ले रही है, और ये आंकड़ा आपका दिल्ली में फिर पहुंच जाता है 101 रुपए और 34 पैसे। ये पेट्रोल की कीमत दिल्ली में हो जाती है। अब मुझे सबसे बड़ा सवाल ये लगता है, जो आपके मन में भी आना चाहिए, कि अगर इतना मन में दर्द है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, तो ये जो वैट और ये जो एक्साइज ड्यूटी और जो वैट है, वो वैट तो राज्यों का है। वैट क्यों नहीं कम करते राज्य? ना तो केंद्र कम कर पा रहा है, क्योंकि उसको भी आपको फ्री में जो वैक्सीन लगती है उसका पैसा कहां से आएगा मुझे बताइए। 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो कहां से आएगा? जो गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं, किसानों को मदद देना, वो कहां से आएगा? और राज्यों को भी पता है कि वैट हटा देंगे तो कहां से आएगा। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है, इसका हिस्सा भी राज्यों के पास जाता है, ये मत भूलिएगा। और अगर आपको कम ही करना है तो राज्यों को भी करना चाहिए और केंद्र को भी करना चाहिए। पॉलिटिक्स मत कीजिए, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए। अगर आपके दिल में दर्द है तो अपना हिसाब से अपने यहां करके दिखाइए। यही हाल जो है वो डीजल का भी है, अब उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसी तरीके से डीजल का भी हाल है। और 1 लीटर पेट्रोल पर जो टैक्स जाता है, एवरेज टैक्स पेट्रोल पर, वो आपको जानना चाहिए कि कौन कितना टैक्स ले रहा है पेट्रोल पर। केंद्र सरकार के पास करीब 33 रुपए जा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था, और राज्यों के पास अगर आप औसत तौर पे देखिएगा तो 20 रुपए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे राज्य तो ऑलरेडी कम ले रहे हैं। राज्य कम नहीं ले रहे हैं। फिर जब ये जो केंद्र के पास 33 है, इसका हिस्सा भी इधर जाता है और ये 20+ होता है। इस बात को समझिए। और अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो करीब 55% जो है वो केंद्र के पास जाता है पेट्रोल की कीमत का जो टैक्स है, जो टोटल टैक्स है, और जो बाकी का हिस्सा बचता है आपका करीब 45% वो राज्यों के पास जाता है। और फिर केंद्र जो है वो अपनी योजनाओं में लगाता है, राज्यों को देना है तो उसको देता है। और मैं इसीलिए आपको ईमानदारी से बताता हूं कि इस राज्य में वैट सबसे ज्यादा लग रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। पेट्रोल पर अगर आप देखिएगा, इधर एलईडी पर आपको दिखाता हूं, पेट्रोल में सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कम किया जाता बताइए? डीजल पर सबसे ज्यादा वैट कहां है? वो राजस्थान में। अगर कांग्रेस को इतनी चिंता है तो वो राजस्थान में कम करे, बीजेपी को चिंता है तो मध्य प्रदेश में कम करें। आम आदमी की बात कीजिए ना, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिएगा तब तो। सबसे कम वैट कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप पर। और वहां जाएं पेट्रोल भराने, अंडमान निकोबार द्वीप पर पेट्रोल भराने जाएं। जितना सस्ता नहीं पड़ेगा उतना तो फिर पेट्रोल लाने में जो फ्लाइट का टिकट लेगा, फ्लाइट में रखने भी नहीं देगा पेट्रोल। अच्छा, बाकी आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश की हालत क्या है। मध्य प्रदेश में करीब 31 रुपए 55 पैसे वैट लगता है। 31 रुपए 55 पैसे पेट्रोल पे बता रहा हूं। राजस्थान में कितना लगता है? मात्र एक रुपया कम, 29 रुपया 88 पैसा। तो किस बात का रोना रोते हैं भाई? बीजेपी की सरकार में जितना ले रहे हैं उससे आप 1 रुपया कम ले रहे हैं, और ऐसा आप दिखाते हैं जैसे आप ही जो है वो जनता की सोच रहे हैं। सच्चाई बताइए ना कि ये टैक्स की जरूरत है आज आपको लोगों की मदद करने के लिए। महाराष्ट्र का देखिए 29 रुपया 55 पैसा, क्या है? वहां भी यही हाल है। डीजल में देखिए, राजस्थान में 21 रुपए 82 पैसे डीजल पर आप टैक्स ले रहे हैं, वैट ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 21 रुपए 78 पैसे आप वैट ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में 21 रुपए 68 पैसे ले रहे हैं। आप कौन सा कम है? ओडिशा में 20 रुपए 93 पैसे है। महाराष्ट्र में 20 रुपए 85 पैसे है। कोई पीछे नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक के तौर पर नहीं, देश के समर्थक के तौर पर देखिए। और मैं ये मानता हूं कि इन राज्यों को भी इस वक्त ये पैसे की जरूरत है, वरना जो लोगों तक मदद पहुंचानी है वो नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स क्यों होती है फिर?
और अगर कम करना है, लोगों की चिंता है, तो राज्य भी करे, केंद्र भी करे। अब सरकारें तर्क क्या देती हैं? इस जीडीपी की जो बात कर रहा हूं, तर्क क्या है कि कीमत मार्केट तय करती है। अरे कैसे तय करती है आप बताइए? आप नहीं उसमें रोल अदा कर सकते। अपना एक्साइज और वैट घटाइए ना भाई। कीमत में सरकार का रोल नहीं है। कैसे रोल नहीं है जब इतना इतना टैक्स जा रहा है? कच्चे तेल के दाम फिलहाल बढ़े हुए हैं, तो बढ़े हुए हैं तो आप उसमें सहिए थोड़ा, सब हम ही सहेंगे। आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ये तो आम आदमी का भी हिसाब है कि आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो कहीं तो थोड़ी बहुत तो राहत दीजिएगा। सब ले लीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। और टैक्स के पैसे से वेलफेयर स्कीम चल रही है, ये मैं मानता हूं। मिडिल क्लास लेकिन क्या करे? जो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं उनसे आप कुछ कीजिए। अब आप एक व्यवस्था या तो ये कर लीजिए कि जो बाइक वाले पेट्रोल भराने आए उनको सस्ता पेट्रोल दीजिए। फिर बाइक पे इसीलिए ना चल रहा होगा क्योंकि 4 व्हीलर नहीं खरीद सकता है। कुछ तो बाइफरकेशन कीजिए कि किससे ज्यादा लेना है, किससे कम लेना है। सबके लिए बराबर नहीं हो सकता ना। और राज्य भी अपना टैक्स कम करे। खाली पॉलिटिक्स करना है कि केंद्र नहीं कर रहा, केंद्र नहीं कर रहा। आप अपना घटा के दिखाइए। आपको पता आप नहीं कर सकते। हर जगह इतनी शराबें क्यों बिक रही हैं? क्योंकि शराब पर इतना टैक्स आता है। सबको अभी कोरोना काल में नीचे गया है तो टैक्स की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और तरीका है। अभी क्या है कि जो केंद्र की सरकार है वो आपसे पैसा वसूल ले रही है और देश में कैसे अर्थव्यवस्था को गति देनी है उसमें लगा रही है। एक वो दौर भी था जब ऑयल बॉन्ड का जमाना चलता था, यानी सब्सिडी के एवज में तेल कंपनियों का घाटा पूरा किया जाता था। अब ये ऑयल बॉन्ड क्या होता था? ये ऑयल बॉन्ड्स का खेल आपको समझना चाहिए, क्योंकि यूपीए के राज्य में कहा यह जाता है कि करीब 1,40,40,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था। 1,40,000 करोड़ का। और ये क्या होता था ऑयल बॉन्ड? ये ऑयल बॉन्ड ये होता था कि भाई अर्थव्यवस्था नीचे गई हुई है, तेल कंपनियां कहती थी कि हम सब्सिडी में कैसे देंगे कम कीमत पर, तेल महंगा होता था, तो केंद्र ये कहता था कि एक काम करो, तुम सब्सिडी पे देते रहो और ये पुर्जा ले लो मुझसे, ऑयल बॉन्ड, ये हम तुमको आगे देते रहेंगे। तेल कंपनियों ने ले लिया कि भाई केंद्र से पैसा मिले ना मिले, कम से कम ये पुर्जा लिख के दिया तो केंद्र कहां भागे, सरकार कहां भाग सकती है। लेकिन आपने अपनी सिरदर्दी किसी आने वाले पर डाल दी। अब इसमें से 1,30,000, ये जो 1,40,000 करोड़ देख रहे हैं, इसमें से 1,30,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड जो है वो अब नरेंद्र मोदी सरकार को अभी भी भरना बाकी है और इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी जाएगी। इसमें से 3,500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार पे कर चुकी है। जैसे जैसे वो ऑयल बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है आपको देना पड़ता है। और 10,000 करोड़ रुपए जो है वो कहा जा रहा है कि नवंबर तक में देने हैं सरकार को, उसमें उस वक्त पूरा होगा, अक्टूबर नवंबर में। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि 7 साल में सरकार ने पेट्रोल डीजल टैक्स में से 23 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, उसके सामने ऑयल बॉन्ड की रकम कुछ भी नहीं आ रही। लेकिन ऑयल बॉन्ड की रकम कुछ नहीं है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट गया है, उस इंटरेस्ट को कौन जोड़ेगा? और वो जो 23 लाख करोड़ गिनाया जा रहा है, उस 23 लाख करोड़ में क्या राज्यों को पैसा नहीं गया है? ये मुझे बताया जाए। क्या सारा पैसा केंद्र के पास गया है? तो बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं देश की, तो क्या देश को ऊपर रखते हुए यह सोचना चाहिए कि इस पर पॉलिटिक्स ना हो? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसमें एक चीज और कहूंगा कि मैंने आपके सामने एक एक जानकारी रख दी है, एक एक, और अपनी तरफ से यह भी कहा कि जो गरीब परिवार हैं उनको कम से कम सरकार को इस वक्त, इस हालात में, अभी जब कोरोना काल आया था तो 3 सिलेंडर मुफ्त दिया गया था सरकार की तरफ से। अभी भी मुझे लगता है कि जो गरीब परिवार हैं उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए गैस के सिलेंडर पर। तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत पर कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि आम आदमी, मिडिल क्लास को राहत मिले। यह सरकार को सोचना चाहिए और सिर्फ केंद्र को नहीं, राज्यों को भी सोचना चाहिए, पॉलिटिकल लाइन से और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। यह मेरी राय है। महंगाई भी तो बढ़ी है भाई, उसको मत भूलिए। तो और लेकिन आमदनी भी बढ़ी है, तो यह भी याद रखिए। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पर आपकी राय क्या है? #न्यूज की पाठशाला पर आप मुझे ट्वीट करके बताइए। इतना सब कुछ देखने के बाद अब आपकी राय क्या बनी है? #न्यूज NEWSKI पाठशाला PATSHALA, इस पर अपनी राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। इस चैप्टर में इतना ही।
अब खोलते हैं अफगानिस्तान का चैप्टर। अफगानिस्तान के चैप्टर में एक ऐसे देश की बात जहां 16 दिन से सरकार नहीं, 16 डेज। मतलब आप सोचिए, आपके घर में एक दिन मां बाप ना हो और बच्चा खुला छूटे से मेरा मतलब फ्री छूटे, तो कितनी तबाही मस्ती है। मतलब इधर उधर तोड़ा फोड़ी होती है ना भाई। ऑटो पायलट मोड पर एक देश चल रहा है और ये उस देश की हालत है। 15 अगस्त को कब्जा किया था, अब तक सरकार नहीं है। एक ऐसा देश है ये जहां लोग डर कर भाग गए। ऐसा देश है ये जहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसा देश है जहां 20 साल से बना हुआ सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। तालिबानियों ने एक दिन में वो सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन ये अब तक अपना सिस्टम नहीं बना पाए। देश पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन चलाना कैसे ये नहीं पता है। इनको गोली चलाना ज्यादा आसान लगता है, देश चलाना आता ही नहीं। गोली चलाने बोलेगा तो तड़ 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 मार देंगे, देश चलाना नहीं आता है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि गोली चलाना और देश चलाना दोनों में फर्क होता है बॉस। 15 अगस्त की रात को काबुल पर कब्जा किए थे, कोई सरकार सिस्टम कुछ नहीं है, बस जहां देखिए बंदूक लहराते निकल जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि देश चलाना कैसे। और दूसरे देश कह रहे हैं कि हमको कबूल कर लो। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है कि भाई ये बहुत अच्छे बदल गए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस देश की बात कर रहा हूं, जिस अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, उसका संकट कितना बड़ा है आपको समझना चाहिए। इस अफगानिस्तान में हालात क्या हैं वो आपको जब ये आंकड़े रखकर बताऊंगा तो समझ में आएगा कि किस बुरे हालात से अफगानिस्तान गुजर रहा है। यहां पर विस्थापित कितने आपको पता है, जिनका घर बार उजड़ गया या जो डर के मारे घर बार छोड़कर चले गए। इस आंकड़े को देखिए, 5,70,000 लोग इस वक्त अफगानिस्तान में विस्थापित हुए और इसमें से भी 80% संख्या जो है वो महिलाओं की है, महिलाओं और बच्चों की। यानी अगर आप ये आंकड़ा जोड़ने बैठिएगा तो वो करीब 4 लाख से ऊपर बैठेगा। 4 लाख महिलाएं और बच्चे विस्थापित हो गए अफगानिस्तान में। अब आपको काबुल का हाल दिखाता हूं। जो काबुल से भागे हुए लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या भी करीब 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख प्लस। अगले 4 महीने का अनुमान है, अगले 4 महीने का अनुमान है कि 5 लाख लोग, 5 लाख अफगानिस्तान छोड़कर जाएंगे। 5 लाख लोग, मतलब 5,70,000 पहले ही विस्थापित हैं, 5 लाख और चले जाएंगे। 10 लाख लोगों की जिंदगी इधर से उधर हो गई है। यह अफगानिस्तान का हाल है। और इस वक्त वहां पर कितने लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर? इस वक्त वहां पर 3,80,00,000 लोग हैं। यह अफगानिस्तान की आबादी है और यह आपको अफगानिस्तान के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, बहुत लोग ट्विटर पर लिखते हैं मेरी हैंडराइटिंग को लेकर। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, तेजी में लिखने में गड़बड़ाती है, तो उसके लिए मैं वो किसी दिन आपको टेस्ट देकर दिखा दूंगा। खैर, अभी टेस्ट से तो अफगानिस्तान गुजर रहा है। तो 3,80,00,000 लोगों की बात कर रहा था जो इस वक्त अफगानिस्तान में है। और इस 3,80,00,000 में से गरीब कितने हैं आपको पता है? इसमें से गरीब जो हैं वो करीब हैं 2,20,00,000। मतलब आप सोचिए, 3 करोड़ में से 2,20,00,000 लोग जो हैं वो गरीब हैं। मतलब मात्र 1,60,00,000 जो हैं वो थोड़ा ठीक स्थिति में हैं, जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। इस 2,20,00,000 में से भी 1,40,00,000 लोग ये भूखमरी की स्थिति में है। मतलब इनके लिए खाने की स्थिति नहीं है। ये 1,40,00,000 लोगों की हालत है। हर तीन में से एक आदमी अफगानिस्तान में ये नहीं जानता कि उसको अगला खाना कब मिलेगा, अगला भोजन कब मिलेगा, अगली रोटी मिलेगी भी या नहीं। हर 3 में से एक आदमी का हाल ये है। जो आप पिज्जा बर्गर मंगाकर
जिंदगी को गाली देते हैं, कभी इन 1,40,40,00,000 लोगों के बारे में सोचिएगा, जो आप अभी खाना खाते खाते हो सकता है ये शो देख रहे हो और 2 रोटी ली हो और आधी रोटी छोड़ दी हो। उस आधी रोटी की तरफ देखिएगा और इन 3 में से उस एक शख्स को याद कीजिएगा जिसको पता नहीं कि उसको वो आधी रोटी भी मिलेगी या नहीं। यह अफगानिस्तान का हाल है। यहां पर 20 लाख बच्चे भूखमरी का शिकार है। आज आपका बच्चे को खाना न मिले तो कैसे बिलख कर रोता है, और वो बिलख कर रोता है तो आपका कलेजा फटता है। वहां 20 लाख बच्चे, उनकी मांओं पर सोचिए क्या बीतती होगी कि बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। सूखे का संकट अलग है, और सूखे से जूझते लोग कितने हैं? करीब 70 लाख लोग ऐसे हैं जो सूखे से जूझ रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी, 40% फसल बर्बाद हो गई है सूखे की वजह से। क्या करेंगे ये लोग, मुझे बताइए। ना कोई मदद करने वाला है, ना ऊपर से मदद बरस रही है। बरस रही हैं तो सिर्फ गोलियां। और सरकार बनाने के लिए कंधार में 1 हफ्ते से तालिबान की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। तालिबान का हेड हिबतुल्ला अखुंदजादा भी इस वक्त कंधार में है। अखुंदजादा, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। तालिबान कमोवेश ईरान स्टाइल की सरकार बनाना चाहता है। तो ईरान स्टाइल में तालिबान राज कैसा होगा? अमीर अल मुमिनीन मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा, उसके नीचे डिप्टी होगा मुल्ला मोहम्मद याकूब और डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी, और फिर कमीशन और लीडरशिप काउंसिल रहबरी शूरा। यह कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जो कि ईरान की तरीके की हो सकती है। सुप्रीम काउंसिल में 72 सदस्य हो सकते हैं। सुप्रीम लीडर कंधार में ही रहेगा जहां तालिबान का जन्म हुआ है। अब जिस हिबतुल्ला अखुंदजादा की बात कर रहा हूं, यह भाई है कौन, जरा इसको भी समझिए। 2016 में तालिबान की कमान इसको दी गई थी, और 2016 में ड्रोन हमले में मारे गए मुल्ला मंसूर का डिप्टी हुआ करता था। इसका चेहरा आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। यह एक पुरानी फोटो आपको दिखा रहा हूं। अब इस भाई ने दाढ़ी रखी है, नहीं रखी है, सर्जरी करा ली है, क्या किया है, कोई नहीं जानता। काबुल पर कब्जे के बाद भी जब एयरपोर्ट पर इतने बड़े बड़े आतंकी घूम रहे हैं आराम से, अब भी अखुंदजादा की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। हिबतुल्ला की उम्र 65 साल के करीब बताई जाती है। पहले के तालिबान राज में यह शरिया कोर्ट्स का हेड हुआ करता था। शरिया कोर्ट का हेड, वही शरिया कोर्ट जो कि लोगों को पत्थर मार के मार दो, महिलाओं को बाहर मत निकलने दो, नेल पॉलिश लगा लिया तो अंगूठा काट दो, उंगली काट दो, उसका ये प्रमुख होता था। हिबतुल्ला आतंकी हमला करने के लिए फतवा जारी करता था। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद यह भागकर पाकिस्तान आया और पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बड़ा मदरसा चलाता था। क्वेटा के इसी मदरसे से तालिबान के बड़े आतंकी निकले। हिबतुल्ला ने ही सुसाइड बॉम्बिंग को बढ़ावा देने वाले फतवे निकाले थे। हिबतुल्ला ने 2017 में, यह इसकी कहानी आपको बताता हूं, यह आदमी सोचिए क्या रहा होगा। 2017 में खुद अपने 23 साल के बेटे को सुसाइड बॉम्बर बनाकर भेजा था। अपने बेटे को। यहां जो कई बार हम नहीं कश्मीर में कहते हैं कि जो अलगाववादी हैं, जो दूसरों के हाथ में पत्थर थमाते हैं और अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, जब अपने बच्चे की बारी आती है तो सबके हाथ कांपते हैं। यह सोचिए कितना खतरनाक होगा, क्रूर होगा कि इसने अपने 23 साल के बेटे को सुसाइड बॉम्बर बनाकर भेज दिया कि जाओ बेटा फट जाओ। हिबतुल्ला के बेटा अब्दुल रहमान ने 2017 में हेलमंड में अफगान मिलिट्री बेस पर हमला किया था। तो जिसको अपने बेटे की नहीं पड़ी, उसको आपकी या दूसरों की क्या पड़ी होगी, आप सोचिए। यह अफगानिस्तान का हाल इस वक्त हो रखा है, और इसीलिए अफगानिस्तान का यह चैप्टर खोला कि आपको समझ में आए कि वहां की तस्वीरें जो आ रही हैं उससे ज्यादा लोगों पर क्या बीत रही है वो तो अभी बाहर आ ही नहीं रहा। और ये जब खतरनाक लोग सरकार चलाएंगे तो क्या होगा। पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास में आपको लेकर चलूंगा और मुगलों का पहला चैप्टर खोलूंगा। इस देश में मुगल शासनकाल को लेकर बड़ी बहस शुरू हुई है, तो अब से हिस्ट्री की क्लास में मुगलों का शासनकाल कैसा था यह आपको बताऊंगा। पहला चैप्टर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से पाठशाला में स्वागत है, और अब हिस्ट्री की क्लास का वक्त है। मुगलों को लेकर आज ये हिस्ट्री की क्लास।
अब से रोज हिस्ट्री की क्लास लगेगी और आज मुगलों का पहला चैप्टर खोलने जा रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि मुगल नेशन बिल्डर थे, कोई कह रहा है कि ग्लोरीफाइड डकैत थे। इसलिए हम हिस्ट्री की क्लास में अब मुगलों का चैप्टर खोलने जा रहे हैं और रोज आपको एक एक करके चैप्टर में जानकारी देंगे। हर क्लास में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि मुझे नहीं पता कि कौन सही बोलता है और कौन गलत। आज मुगल कौन थे और कहां से आए थे ये आपको बताता हूं, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। मुगल जो है वो ट्रांसोजेनिया से आए थे। ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, इसको जरूर जूम करके दिखाइए। ये ट्रांसोजेनिया का इलाका है और ये इलाका आज के सेंट्रल एशिया में है। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा आज के उज्बेकिस्तान में है और इसका कुछ हिस्सा तुर्कमेनिस्तान में है, ताजिकिस्तान में और कजाकिस्तान में है। 15वीं शताब्दी में यह जगह तैमूर के राज का सेंटर पॉइंट था और इसके दो बड़े शहर थे, बुखारा और समरकंद, और ये दुनिया भर में मशहूर थे। 19वीं शताब्दी में यह इलाका रूस के कब्जे में आ गया था, लेकिन यही वो इलाका, ये जो फरगना घाटी आप देख रहे हैं, ये फरगना घाटी क्लोज करके दिखाइए, यहीं से बताया जाता है कि मुगल आए थे। और इस इलाके में मुगल बादशाह बाबर का परिवार रहा करता था। बाबर का जो पिता था उमर शेख फरगना, वो उमर शेख जो है वो फरगना का बादशाह था। फरगना की राजधानी अंदीजान थी। ये फरगना घाटी हो गई। ये इसके बगल में आप ताजिकिस्तान देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान देख रहे हैं, और इसी घाटी में वो बाबर के पिता रहते थे और अंदीजान इसकी राजधानी थी। समरकंद के बाद ये सबसे बड़ा किला होता था। अब सवाल इस बात का है कि मुगलों के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको मिलनी चाहिए। इनका जो आप कहते हैं ना कि भाई माता पिता का हिसाब तो बताइए किसके वंशज थे, तो अगर आप पिता के हिसाब से देखिएगा, पिता और माता, मुगलों की हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, तो पिता की तरफ से ये तैमूर के वंशज थे और दूसरी तरफ माता की तरफ से ये चंगेज खान के वंशज थे। और ये तैमूर जो है ये तुर्क था और ये जो चंगेज थे ये मंगोल थे। और जो आपको मुगल सुनाई देता है वो इसी मंगोल से आया है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के मुताबिक मुगल खुद को, ये यहीं से मुगल आया और मुगलों को पसंद नहीं था कि उनको मंगोल बुलाया जाए, इसलिए वो भारत जब आए तो उनका नाम मंगोल से मुगल हो गया। बाबर के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, बाबर का असली नाम जो था, जिसको आप आज बाबर के नाम से जानते हैं और बाबरनामा कई लोगों ने पढ़ी होगी, उसका असली नाम था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का असली और पूरा नाम था। और इसका जन्म जो है वो 1483 में हुआ। 12 साल की उम्र में बाबर फरगना का बादशाह बन गया था, जो फरगना आपको दिखा रहा था, और दुनिया का पहला बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर का राज्य फरगना में था, जिसके बारे में आपको बता रहा था। यह पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, 15 साल की उम्र में उसने समरकंद पर हमला किया। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और उधर काबुल है। यह फरगना घाटी की तस्वीर है। समरकंद को उसने 7 महीने घेर कर रखा, लेकिन इस बीच उसके राज्य फरगना में विद्रोह हो गया। फरगना पर उज्बेक्स ने भी हमले शुरू कर दिए। बाबर के हाथ से फरगना चला गया। उसने 3 बार समरकंद पर कब्जे की कोशिश की, नाकाम रहा। फिर समरकंद छोड़कर उनसे काबुल की तरफ देखा। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया, वो काबुल जो इसके बारे में आज आप सुनते हैं। इसके 22 साल बाद उसने हिंदुस्तान में कदम रखा। तब दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे मुगल हिंदुस्तान में बढ़ते चले गए और क्या कुछ हुआ, यह आपको कल के हिस्ट्री के चैप्टर में बताऊंगा। जैसा मैं कह रहा हूं कि रोज हिस्ट्री की चैप्टर खोलूंगा और मुगल काल के बारे में मैं बताऊंगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें आपको बताया कि मुगल आए कहां से थे। तब तक थोड़ा आप भी पढ़िए, कल आपको भी मजा आएगा इस क्लास में। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।